हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? माई सेल्फ दीक्षा। तो आज हम आपके लिए 2025 का पेपर लेकर आए हैं। बेसिकली जो आज का डिस्कशन है क्लास 10th को लेकर होने वाला है। देखते हैं क्लास 10th में 2025 में टैलेंट टेक्स्ट में कैसे फिजिक्स के क्वेश्चंस आए हुए थे, क्या उनका लेवल था। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन 1 इज अ फोर्स प्रोड्यूसेस एन एक्सीलरेशन ऑफ a1 इन अ बॉडी a एंड द सेम फोर्स प्रोड्यूसेस एन एक्सीलरेशन ऑफ a2 इन अनदर बॉडी b इफ द टू बॉडीज आर कंबाइंड and the same force is applied on the combination of two bodies A and B, then the acceleration produced in it is। ठीक है, हमें क्या गिवन है? एक्सलेशन A1 प्रोड्यूस हो रहा है बॉडी A में, बॉडी A में A1 एक्सलेशन प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, और बॉडी B में A2 एक्सलेशन प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। इफ द टू बॉडीज आर कंबाइंड एंड द सेम फोर्स इज अप्लाइड ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ टू बॉडीज A एंड B, ठीक है, इन दोनों बॉडी को बाद में हम क्या करते हैं? कंबाइन कर देते हैं और उसमें वही सेम फोर्स अप्लाई होता है, तो एक्सीलरेशन क्या प्रोड्यूस होगा, हमें ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो फर्स्ट वाले केस में बॉडी ए के लिए फोर्स हम निकालेंगे F इज इक्वल टू A1 है, मास क्या होगा? ma होगा। सो वी कैन से A1 इज इक्वल टू F अपॉन ma, ठीक है। ऐसी सेकेंड बॉडी के लिए अगर हम कैलकुलेट करें तो F क्या होगा? mb A2, यानी कि A2 की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करें तो F अपॉन mb हो जाएगा। जब हम दोनों बॉडीज को कंबाइंड करेंगे तो उनका मास क्या होगा? टोटल हो जाएगा m टोटल इज इक्वल टू ma प्लस mb, ठीक है। तो इससे हम फाइंड आउट करेंगे तो ma की वैल्यू क्या आएगी हमारी? f अपॉन a1 प्लस f अपॉन a2, ठीक है। इससे हम f कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा हमारा? 1 अपॉन a1 प्लस 1 अपॉन a2, ठीक है। f a1 a2 प्लस a1, ठीक है। इससे हमारा m टोटल की वैल्यू क्या आई? f a2 प्लस a1 अपॉन a1 a2, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं? जब दोनों बॉडीज कंबाइंड हो जाएंगी और उस पर सेम फोर्स अप्लाई होगा तो क्या एक्सीलरेशन होगा, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो हम कंबाइंड के लिए m फोर्स क्या होगा हमारा? m कंबाइंड प्लस m कंबाइंड एक्सीलरेशन कंबाइंड, ठीक है। मास कंबाइंड कितना है हमारा? जब दोनों बॉडी को उसको हमने कंबाइंड किया तो हमारा मास कितना आया? m टोटल इज इक्वल टू F A2 प्लस A1 अपॉन A1 A2। तो ये वैल्यू हम इधर पुट कर देंगे, F इज इक्वल टू, अच्छा हमने क्या सेम फोर्स अप्लाई किया इसलिए हमने F की जगह F ही लिया। m कंबाइंड हमारा कितना आया है? जब दोनों बॉडीज को हमने कंबाइंड किया तो हमारा m टोटल आया है F A2 प्लस A1 अपॉन A1 A2, और A कंबाइंड हमारा कितना है? A कंबाइंड हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। जब दोनों बॉडीज को हमने कंबाइंड किया तो एक्सीलरेशन हमने कितना दिया है ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। F से F कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद क्या आएगा हमारा? उसके बाद हमारा 1 इज इक्वल टू A1 प्लस A2 अपॉन A1 A2, A कंबाइंड आएगा। इससे A कंबाइंड की वैल्यू हमारी क्या आई? A1 A2 अपॉन A1 प्लस A2। सो वी कैन से हमारा एक्सीलरेशन क्या होगा? A कंबाइंड क्या होगा? A1 A2 अपॉन A1 प्लस A2, दैट इज A1 A2 अपॉन A1 प्लस A2, दैट इज थर्ड ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर। क्लियर? बेसिकली हमने क्या किया, पहले हमें एक बॉडी A दी थी उसका एक्सीलरेशन A1 था, दूसरी बॉडी B दी हुई थी उसका एक्सीलरेशन A2 था, तो दोनों के लिए हमने F इजिकल टू ma फॉर्मूला अप्लाई किया और उससे हमने मास की वैल्यू निकाल ली। फिर उसको हमने दोनों कंबाइंड बॉडी, जब दोनों बॉडीज को हमने कंबाइंड किया उसके लिए हमने m टोटल निकालना था जो कि हमारा ये आया। देन फिर हमने फिर से हम F इजिकल टू ma फॉर्मूला अप्लाई किया, ठीक है। m कंबाइंड हमारा ये था, A कंबाइंड हमें फाइंड आउट करना है। फोर्स दोनों केसेस में सेम है, ठीक है, तो फोर्स से फोर्स कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारी A कंबाइंड की वैल्यू क्या आई? A1 A2 अपॉन A1 प्लस A2, दैट इज आर थर्ड ऑप्शन। सो वी कैन से थर्ड ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर। क्लियर? Now moving to the next question, a plane mirror forms a virtual erect and same size image as that of the object. The magnification of plane mirror is, जब भी हमारी जो इमेज होती है सेम साइज की बनती है तो हमारा मैग्निफिकेशन उस केस में क्या आता है? +1 आता है, ठीक है। तो हमें पता है कि जो प्लेन मिरर है उसमें हमेशा सेम साइज की इमेज बनती है और हमें गिवन भी है सेम साइज। जब भी सेम साइज की इमेज बनती है तो हाइट ऑफ मैग्निफिकेशन क्या होता है हमारा? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज क्योंकि सेम साइज की है, जो हाइट ऑब्जेक्ट की है वही हाइट इमेज की, तो मैग्निफिकेशन हमारा क्या आएगा? यानी कि एच आई भी एच ओ के इक्वल होगा, यानी कि एच ओ से एच ओ कैंसिल आउट हो जाएगा, मैग्निफिकेशन हमारा क्या है? 1।
तो वी कैन से मैग्निफिकेशन हमारा क्या आएगा 1, ठीक है, विच इज इक्वल टू +1, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर। क्लियर? नाउ मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन, द स्लोप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स। हमें पता है स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या देता है हमें, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप हमें स्पीड देता है। सो वी कैन से सेकंड ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर। क्लियर? इजी क्वेश्चन था ये, हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप हमें स्पीड देता है, विच इज सेकंड ऑप्शन। क्लियर? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, a particle falls from rest under gravity, its potential energy with respect to ground and its kinetic energy are plotted with time t. choose the correct graph। ठीक है, हमें क्या करेक्ट ग्राफ फाइंड आउट करना है कि इन चारों में से कौन सा हमारा करेक्ट ग्राफ होगा। ठीक है, तो हमें क्या गिवन है, बॉडी को हम क्या कर रहे हैं, रेस्ट से फॉल करवा रहे हैं। ठीक है, मतलब बॉडी को हम क्या कर रहे हैं, नीचे हम फॉल कर रहे हैं, तो इनिशियली उसकी स्पीड क्या है, 0 है। ठीक है, इनिशियली उसकी स्पीड जो 0 है, तो हम इक्वेशन अप्लाई करेंगे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, हाफ ए टी स्क्वायर। अच्छा, जब इसको हम फॉल करवा रहे हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, mgh। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी उसकी होगी mgh। अब इसमें हम इस केस में एक इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। यू हमारा 0 है, तो वी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी हमारी 2as। ए क्या लेंगे हम, g, और s क्या है हमारी हाइट, तो 2gh हो जाएगा। तो v की वैल्यू हमारी क्या होगी 2gh। ठीक है, v की वैल्यू हमारी होगी 2gh। देन उसके बाद हम v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी इक्वेशन अप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, v इज इक्वल टू जी टी आ जाएगा हमारा। ठीक है, v इज इक्वल टू हमारा जी टी आ जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी क्या है हमारी mgh। ठीक है, g, h की वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं इससे, h की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं इससे ठीक है, v की वैल्यू हमारी क्या है, gt है, 2gh हमारा है। ठीक है, इससे हम h की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जी स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। तो h की वैल्यू हमारी क्या होगी, जी टी स्क्वायर अपॉन 2। ये हम पोटेंशियल एनर्जी में पुट कर देंगे, जी टी स्क्वायर अपॉन 2। तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी, एम जी स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, सो वी कैन से पोटेंशियल एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, टी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, यानी कि इसका जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, पैराबोला। पैराबोला का ग्राफ हमारा इस टाइप का होता है या फिर इस टाइप का होता है, मतलब नेगेटिव या पॉजिटिव स्लोप आएगा इसका, नेगेटिव या पॉजिटिव। अब हमें चेक करना है कि इसका स्लोप पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो इनिशियली हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, mgh। जब वो ग्राउंड पर आ गई, ऑब्जेक्ट जो हमारा था, पार्टिकल जो था, फॉल करके ग्राउंड पर आ गया, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी, यानी कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, यानी कि उसका स्लोप क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव स्लोप का पैराबोला हमारा आएगा, यानी कि जब पोटेंशियल एनर्जी और टाइम का हम ग्राफ खींचेंगे तो वो हमारा कैसा आएगा, नेगेटिव स्लोप का ग्राफ आएगा, विच इज इस टाइप का हमारा कुछ ग्राफ आएगा, जो कि हमारा क्या है, नेगेटिव स्लोप का ग्राफ है। ठीक है, उसके बाद हम काइनेटिक एनर्जी के लिए चेक करेंगे। काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी हमारी होती है हाफ एम वी स्क्वायर। वी स्क्वायर हमारा क्या आया, 2gh। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, mgh। h की वैल्यू हमारी क्या आई थी, जी टी स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, h की वैल्यू हमारी जी टी स्क्वायर अपॉन 2 है, तो इस केस में भी हमारा क्या आएगा, एम जी स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या आई, एम जी स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 2, यानी काइनेटिक एनर्जी भी क्या है हमारा, टी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, यानी इसका ग्राफ भी क्या आएगा, पैराबोला आएगा। ठीक है, तो इसके लिए अगर हम चेक करेंगे तो इनिशियली क्या थी काइनेटिक एनर्जी, जब हमने पार्टिकल को फॉल करवाया था, इनिशियली काइनेटिक एनर्जी उसकी 0 थी, लेकिन जैसे ही वो ग्राउंड पे उसको काइनेटिक एनर्जी मिल गई, यानी कि
उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी इंक्रीज हो रही है, यानी कि उसका स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव स्लोप, यानी कि जो हमारा पैराबोला आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव स्लोप का आएगा। तो हमारा कुछ पैराबोला इस टाइप का आएगा। सो वी कैन इजीली चेक सेकंड ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर। काइनेटिक एनर्जी का हमारा ऐसा ग्राफ आएगा, पोटेंशियल एनर्जी का कुछ इस टाइप का ग्राफ आएगा। सो वी कैन से सेकंड ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर। क्लियर? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। An object of height 10 centimeter is placed at a distance of 40 centimeter in front of a convex lens of focal length 40 centimeter. Then find position and size of the image. हमें क्या गिवन है, हाइट गिवन है ऑब्जेक्ट की, एच ओ इज इक्वल टू हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें गिवन है जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है कितनी गिवन है, 40 सेंटीमीटर, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। तो यू हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। फोकल लेंथ कितनी गिवन है, फोकल लेंथ हमें गिवन है 40 सेंटीमीटर। अच्छा हमारा लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस, तो हमारी फोकल लेंथ क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है। तो इसके लिए हम लेंस फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। वी हमारा कितना है, वी हमें फाइंड आउट करना है, फोकल लेंथ हमारी 40 है, u हमारा -40 है, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारा 1/v प्लस 1/40, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। वन अपॉन वी की वैल्यू हमारी क्या है, 0, यानी कि वी हमारा क्या आएगा, इन्फानाइट, ठीक है। वी हमारा इन्फानाइट आएगा। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, साइज ऑफ इमेज भी फाइंड आउट करनी है। तो साइज क्या होती है, मैग्निफिकेशन क्या होता है हमारा, HI/HO, HI/HO विच इज इक्वल टू V/U, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज क्या है हमारी, हाइट ऑफ इमेज है हमारी, नहीं, हाइट ऑफ इमेज हमें फाइंड आउट करनी है, HO हमारा है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसी V हमारा कितना है, V हमारा इन्फानाइट आया है, U हमारा -40 है। तो मैग्निफिकेशन हमारा अगर M इन्फानाइट अपॉन -40 को कंपेयर करें तो मैग्निफिकेशन हमारा आ रहा है इन्फानाइट, मैग्निफिकेशन इन्फानाइट है। तो इससे इजीली हम चेक कर सकते हैं, अगर HI/10 को मैग्निफिकेशन के इक्वल करेंगे तो हमारी HI क्या आई, HI इज इक्वल टू इन्फिनिटी, यानी कि जो हमारी इमेज बनेगी वो इन्फानाइट साइज की होगी, ठीक है। तो जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कॉन्वेक्स लेंस के फोकल लेंथ पर रखते हैं तो हमारी इमेज क्या बनती है, हमारी इमेज बनती है इन्फिनिटी पे, ठीक है, जो कि क्या होती है, रियल होती है। सो वी कैन से सेकंड ऑप्शन में क्या गिवन है, हमें रियल होगी हमारी एच, वी हमारा इन्फिनिटी आया है, ठीक है, वी हमारा इन्फिनिटी आया है, और HI भी हमारा क्या आया है, इन्फिनिटी आया है। सो वी कैन से सेकंड ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर। हमारी इमेज रियल होगी एंड जो उसकी डिस्टेंस होगी इन्फिनिटी पे हमारी इमेज फॉर्म होगी, और उसकी साइज क्या होगी, इनफाइनाइट साइज की होगी, ठीक है। क्लियर? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। बिफोर प्लेइंग द ऑर्केस्ट्रा इन अ म्यूजिकल कॉन्सर्ट, a sitarist tries to adjust the tension and pluck the string suitably. By doing so, he is adjusting intensity of sound only, frequency of the sitar with the frequency of the other musical instrument, amplitude of sound only, loudness of sound only. So basically जब कोई भी म्यूजिशियन होता है ऑर्केस्ट्रा में जाने से पहले वो क्या करते हैं, मतलब ऑर्केस्ट्रा में इंस्ट्रूमेंट जो भी है उनका उसको बजाने से पहले वो क्या करते हैं, सितारिस्ट क्या करते हैं, अपने सितार को पहले एडजस्ट करते हैं, उसकी जो स्ट्रिंग होती है उसको लूज करते हैं या टाइट करते हैं। बेसिकली ऐसा करके क्या करते हैं वो अपना जो सितार है, अपना जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी फ्रिक्वेंसी को अदर जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनकी फ्रिक्वेंसी से मैच करने की कोशिश करते हैं, तभी इसके थ्रू ही वो क्या कर पाते हैं, ताकि उनका जो इंस्ट्रूमेंट है वो ट्यून्ड हो पाए, उनका जो सितार है वो ट्यून्ड हो पाए। तो बेसिकली वो क्या करते हैं, अपनी जो स्ट्रिंग है उसको लूज या टाइट करके उसकी फ्रिक्वेंसी को अदर इंस्ट्रूमेंट की फ्रिक्वेंसी से मैच करने की कोशिश करते हैं, ताकि कोई अनप्लीजेंट साउंड क्रिएट ना हो, नॉइस क्रिएट ना हो, और साउंड क्या लगे, हमें प्लीजेंट लगे, ठीक है। सो वी कैन से सेकंड ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर, फ्रिक्वेंसी ऑफ द सितार विद द फ्रिक्वेंसी ऑफ द अदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। बेसिकली वो क्या एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है, सितार की फ्रिक्वेंसी को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है with the frequency of the other musical instrument. So we can say second option will be our correct answer. Clear? Now moving to the question 7,
the gravitational force between two masses on the earth is 600 newton. What will be the gravitational force between the same masses on the moon if the separation between them is same on the earth and the moon? ठीक है, हमें क्या गिवन है, ग्रेविटेशनल फोर्स गिवन है बिटवीन टू मासेस विच इज इक्वल टू 600 न्यूटन. ग्रेविटेशनल फोर्स हमें गिवन है 600 न्यूटन. ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है कि अगर इन सेम मासेस को हम मून पर रखें तो ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या चेंज आएगा, ये हमें फाइंड आउट करना है. तो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, G m1m2/r². ठीक है, तो जब हम इन दोनों मासेस को मून पर लेकर जाएंगे तो हमें पता है कि मास में कोई चेंज नहीं आता है. जब हम किसी और प्लैनेट पर ऑब्जेक्ट को ले जाते हैं, मास को ले जाते हैं, तो उसके मास में कोई चेंज नहीं आता है. यानी कि जब m1 m2 मास को हम मून पर ले जाएंगे तो इनके मास में कोई चेंज नहीं आएगा और इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा. मीन्स जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ पर था, ठीक है, वही सेम मून पर भी रहेगा. ठीक है, सो वी कैन से जो अर्थ पर ग्रेविटेशनल फोर्स है मून पर भी हमारा वही 600 न्यूटन रहेगा. ठीक है, क्योंकि मास में और उनके बीच के डिस्टेंस में मून पर जाने में कोई चेंज नहीं आएगा. सो वी कैन से सेकंड ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर. क्लियर. नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन 8. व्हेन द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज कांस्टेंट देन नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी इज. ठीक है, अगर बॉडी का मोमेंटम कांस्टेंट है तो उस पर लगने वाला नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा. वी नो दैट F इज इक्वल टू क्या होता है हमारा dp/dt. ठीक है, F किसके इक्वल होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के. अगर हम मोमेंटम को क्या कर रहे हैं, मोमेंटम को कांस्टेंट कर रहे हैं, हमने P क्या करा, कांस्टेंट. P को हमने कांस्टेंट किया तो F क्या होगा हमारा, कांस्टेंट का जब भी हम डिफरेंशिएशन करते हैं वो क्या होता है, जीरो होता है. तो F क्या होगा हमारा, जीरो होगा. ठीक है, सो वी कैन से एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी इज जीरो. फर्स्ट ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर. क्लियर. नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन 9. 9 क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं. A ray of light incident on a plane mirror normally. How much angle the plane mirror must be rotated by keeping the incident ray constant so that an angle of deviation would be 160 डिग्री. ठीक है, हमें इसमें एक प्लेन मिरर गिवन है, इसमें रे कुछ इस टाइप से आ रही है. ठीक है, जब रे क्या आ रही है, रे इस टाइप से आ रही है तो वो क्या करती है, अपने पाथ को रिट्रेस करती है, वापस इस तरीके से आती है और इस तरीके से चली जाती है. यानी कि रे क्या कर रही है, अपने पाथ को रिट्रेस कर रही है. तो इस केस में हमारा एंगल ऑफ डेविएशन कितना है, 180 डिग्री. ठीक है, तो इनिशियल एंगल ऑफ डेविएशन हमारा कितना आ रहा है, 180 डिग्री. सपोज करते हैं हमने मिरर को क्या किया, सपोज करते हैं हमने मिरर को थीटा एंगल से रोटेट किया. पहले मिरर कुछ टाइप से था, रे हमारी ऐसे आ रही थी, ऐसे वापस मूव कर गई. अब हमने मान लेते हैं हमने मिरर को थीटा एंगल से रोटेट किया, ये इसकी इनिशियल पोजीशन थी, थीटा एंगल से हमने इसको रोटेट कर दिया मिरर को. ठीक है, जब हमने मिरर को रोटेट किया तो रिफ्लेक्टेड रे क्या होगी, टू थीटा एंगल से रोटेट होगी. जब हमने मिरर को थीटा एंगल से रोटेट किया तो इसकी जो हमारी ये इंसिडेंट रे थी, इसकी जो रिफ्लेक्टेड रे आएगी वो क्या होगी, टू थीटा एंगल से रोटेट होगी. ठीक है, टू थीटा एंगल से रोटेट होगी. ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हमारा एंगल ऑफ डेविएशन उस केस में कितना है, जब हम मिरर को किसी एंगल से, प्लेन मिरर को रोटेट करते हैं किसी एंगल से इंसिडेंट रे को कांस्टेंट रखते हुए, तो एंगल ऑफ डेविएशन 160 डिग्री आ रहा है. यानी कि 180 माइनस 2 थीटा की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, 160 आ रही है. ठीक है, यानी कि हमारा जो एंगल ऑफ डेविएशन है इस केस में क्या आ रहा है, 160 आ रहा है. जब हम प्लेन मिरर को रोटेट कर रहे हैं तो हमारा एंगल ऑफ डेविएशन कितना आ रहा है, 160 डिग्री आ रहा है. इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या होगा, 20 इज इक्वल टू 2 थीटा. तो हमारी थीटा की वैल्यू क्या है, 10 डिग्री. दैट मीन्स हमको थीटा यानी कि 10 डिग्री के एंगल से प्लेन मिरर को रोटेट करना होगा, जिससे हमारा एंगल ऑफ डेविएशन कितना आएगा, 160 डिग्री. सो वी कैन से 10 डिग्री. ए ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर. क्लियर. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Moving to the next question, which of the following situations is true and possible? If the velocity of a body is zero, then the acceleration can be non-zero. अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी जीरो है तो उसका एक्सलेशन नॉन जीरो होगा. हाँ, ऐसा पॉसिबल है. जब हम किसी बॉडी को अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकते हैं तो मैक्सिमम हाइट पे उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, बट स्टिल उसके पास एक्सलेशन होता है विच इज इक्वल टू द एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी. यानी कि ये कैसे हमारा पॉसिबल है, ये हमारी ट्रू एंड पॉसिबल कंडीशन है. सो वी कैन से फर्स्ट ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर. सेकंड ऑप्शन को अगर एक बार हम चेक करें,
अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उसके पास एक्सेलरेशन होता है, नहीं ये पॉसिबल नहीं है, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन हमेशा जीरो होता है। तो सेकंड ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है। थर्ड ऑप्शन, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल इन अ सर्कुलर मोशन, नहीं, सर्कुलर मोशन में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इक्वल नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट हमारा कम भी हो सकता है डिस्टेंस से। So third option will be incorrect. So we can say first option will be a, fourth option तो हमारा क्या, all of the above. So we can say first option will be our correct answer. If the velocity of a body is zero, then the acceleration can be non-zero. अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी जीरो है तो उसका एक्सेलरेशन नॉन जीरो हो सकता है। मैंने आपको एग्जांपल दे ही दिया, जब हम किसी बॉडी को अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकेंगे तो उसकी फाइनल मतलब उसकी जो मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी है वो जीरो हो जाएगी, बट स्टिल उसके पास एक्सेलरेशन होगा विच इज इक्वल टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो फर्स्ट सिचुएशन इज ट्रू एंड पॉसिबल। क्लियर? Now moving to the question 11, the gravitational force between two spheres of masses m and m is F when these masses are kept in a liquid of specific gravity 5, then the new gravitational forces। ठीक है, हमें दो masses given है स्मॉल m एंड कैपिटल m, इनके बीच में फोर्स क्या लग रहा है F, इनके बीच की डिस्टेंस क्या कैपिटल R है। जब हम इसको किसी मीडियम में रखते हैं, किसी लिक्विड के अंदर रखते हैं जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 5 है, तो न्यू ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा? वी नो दैट F इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो m कितना गिवन है हमें, एक मास हमें स्मॉल m गिवन है, दूसरा मास कैपिटल M गिवन है आर स्क्वायर। ठीक है, अब स्मॉल m कैपिटल M में कोई चेंज नहीं आ रहा है, मासेस सेम है हमारे, r में भी कोई चेंज नहीं आ रहा है, r कैपिटल R गिवन है, कैपिटल R में भी कोई चेंज नहीं आ रहा है, और जो हमारा g है, g क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, जी हमारा क्या, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, तो ये हमेशा एवरीवेयर सेम रहता है, इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है। तो अगर हम मीडियम चेंज भी कर देंगे तो कैपिटल जी की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि कैपिटल जी जो मास को सराउंड करने वाला मीडियम है उस पर डिपेंड नहीं करता है, जी हमेशा एवरीवेयर कांस्टेंट रहता है। तो हमारे न्यू ग्रेविटेशनल फोर्स में कोई चेंज नहीं आएगा, वो हमेशा F के इक्वल रहेगा। सो वी कैन से फर्स्ट ऑप्शन विल बी आवर करेक्ट आंसर। पहले भी F था, जब हम इसको किसी लिक्विड में डालेंगे जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 5 है तो भी वो हमारा F ही रहेगा, क्योंकि G हमारा किसी अदर मीडियम पे, यानी कि अगर जो मास को सराउंड करने वाला मीडियम है उस पर डिपेंड नहीं करता है, ये एवरीवेयर कांस्टेंट रहता है। सो F की वैल्यू हमारी सेम रहेगी। सो वी कैन से फर्स्ट ऑप्शन विल बी आवर करेक्ट आंसर। क्लियर? नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन 12 क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है। If an object is moving towards convex lens from to f1 to f1, then its image will move from। ठीक है, हमें क्या गिवन है, कॉन्वेक्स लेंस गिवन है। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस हमारा इस टाइप का होता है, इसमें हमारा f1 यहाँ पे होता है, टू f1 यहाँ पे होता है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को मूव करवा रहे हैं टूवर्ड्स कॉन्वेक्स लेंस फ्रॉम टू f1 टू f1। ऑब्जेक्ट पहले टू f1 था, टू f1 में था, उसको मूव करवा के हम f1 की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारी इमेज क्या होगी, हमारी इमेज कहाँ शिफ्ट होगी, जब हमारा ऑब्जेक्ट 2f1 पे होता है तो हमारी इमेज भी 2f1 पे बनती है। ठीक है, इमेज भी हमारी 2f1 पे बनती है। जैसे जैसे हम इसको शिफ्ट करते हैं 2f1 से इधर लाते हैं तो हमारी इमेज क्या होती है, हमारी इमेज और दूर शिफ्ट होती जाती है। ठीक है, जैसे जैसे हम इसको पास लाते हैं ऑब्जेक्ट को, पहले ऑब्जेक्ट 2f1 पे था, वो शिफ्ट होकर f1 पे आ रहा है, तो जैसे ही हम 2f1 से शिफ्ट करके ऑब्जेक्ट को f1 पर लाते जाएंगे तो इमेज हमारी दूर जाती जाएगी, यानी कि इन्फिनिटी की तरफ शिफ्ट होती जाएगी। ठीक है, जैसे ही हम f1 पे पहुँचेंगे तो हमारी इमेज कहाँ जाएगी, f1 पे। जैसे हम 2f1 और f1 के बीच में पहुंचेंगे तो हमारी इमेज बियॉन्ड 2f1 जाएगी। ठीक है, और जैसे ही हम f1 पे पहुंचेंगे तो हमारी इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे। ठीक है, हमारी इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे। ठीक है, जैसे ही हम f1 पे, हमारा ऑब्जेक्ट f1 पे पहुंच जाएगा तो हमारी इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी। सो वी कैन से जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को 2f1 से f1 की तरफ लेकर आते जाएंगे तो हमारी इमेज क्या होगी, 2f1 से इन्फिनिटी तक शिफ्ट होती जाएगी। सो वी कैन चेक दी ऑप्शन 2f2 से, सॉरी 2f2 से हमारी इमेज क्या होगी, इन्फिनिटी की तरफ शिफ्ट होती जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हमारा f2 होता है, यहाँ 2f2, तो जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को 2f1 से f1 की तरफ लाते जाएंगे हमारी इमेज 2f2 से इन्फिनिटी की तरफ शिफ्ट होती जाएगी। सो वी कैन से थर्ड ऑप्शन विल बी आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, 2f2 टू इन्फिनिटी, हमारी जो इमेज होगी 2f2 टू इन्फिनिटी शिफ्ट होती जाएगी। क्लियर? थर्ड ऑप्शन विल बी आवर करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट साउंड।
फर्स्ट ऑप्शन इज साउंड इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। यस, साउंड क्या होती है हमारी, लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, क्योंकि इसमें जो पार्टिकल होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन, यानी कि ये हमारी क्या लॉन्गिट्यूडनल वेव है। साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रेवल। यस, साउंड मैकेनिकल वेव होती है, इसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए होता है, ये वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती है। सो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है, सेकंड ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। द पार्टिकल ऑफ द मीडियम ऑल्सो ट्रेवल विद साउंड। नहीं, जो पार्टिकल होते हैं मीडियम के वो ट्रेवल नहीं, साउंड एनर्जी जरूर ट्रेवल करती है, लेकिन पार्टिकल जो होते हैं मीडियम के वो बिल्कुल भी ट्रेवल नहीं करता है, तो ये हमारा इनकरेक्ट है। स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन वैक्यूम, नहीं ये भी हमारा इनकरेक्ट है। ठीक है, सो वी कैन से फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है, तो इसमें हम चेक कर सकते हैं थर्ड ऑप्शन, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, थर्ड ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर। क्लियर। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन 14, मायोपिया। इसमें क्या हमें मैच करना है कॉलम्स को, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, कैटरेक्ट। ठीक है, मायोपिया के लिए हमारा, मायोपिया का कॉज क्या होता है हमारा, मायोपिया का हमारा कॉज होता है डिक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। मायोपिया में क्या होती है, हमारे आई लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो ए के लिए हमारा क्या आएगा, आर आएगा। ठीक है, अच्छा इसका हमारा करेक्शन क्या होता है, मायोपिया के लिए हम क्या यूज करते हैं, मायोपिया के लिए हम यूज करते हैं कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो इसका सेकंड होगा ए आर सेकंड। ठीक है, ऐसे ही हम हाइपरमेट्रोपिया की बात करें, हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, इंक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, तो बी का हमारा क्या हो जाएगा, क्यू। ठीक है, अच्छा इस केस में हम कौन सा करेक्शन के लिए क्या यूज करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, सो इसका फर्स्ट हो जाएगा। ऐसे ही कैटरेक्ट की अगर बात करें, कैटरेक्ट में क्या होता है, हैजी ओपिक लेयर बन जाती है हमारे आई लेंस के ऊपर, हैजी ओपिक लेयर ऑन लेंस, तो हमारा सी के लिए क्या हो जाएगा, पी। ठीक है, अच्छा इसको हम कैटरेक्ट को कैसे करेक्ट करते हैं, सर्जरी के थ्रू, सो इसके लिए थर्ड होगा हमारा। ठीक है, सो वी कैन क्लियरली चेक द ऑप्शंस, ए आर सेकंड, ए आर सेकंड, बी क्यू फर्स्ट, बी क्यू फर्स्ट, सी पी थर्ड, सो वी कैन से थर्ड ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हुआ। क्लियर। नाउ मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 2025 का। ठीक है, a boy throws a stone mass 100 gram vertically upward. It reaches a height of 10 meter and then falls to the ground. The work done by the boy is g is equal to 10 meter per second square. ठीक है, मास हमें कितना गिवन है, 100 ग्राम, इसको हम चेंज करेंगे तो ये कितना होगा, 0.1 kg। ठीक है, जब बॉय क्या कर रहा है, स्टोन को थ्रो कर रहा है, अब बॉय थ्रोज अ स्टोन वर्टिकली अपवर्ड, अपवर्ड डायरेक्शन में बॉय क्या कर रहा है, स्टोन को थ्रो कर रहा है, यानी कि जो वर्क डन बाय बॉय होगा, वर्क डन बाय बॉय इज इक्वल टू वर्क डन बाय बॉय इज इक्वल टू वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। ठीक है, वर्क डन बाय इज इक्वल टू वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। ठीक है, जो बॉय वर्क डन करेगा वो किसके इक्वल होगा, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी टू लिफ्ट दी स्टोन। ठीक है, टू अ हाइट एच। ठीक है, टू लिफ्ट दी स्टोन टू अ हाइट एच, टू अ हाइट एच। ठीक है, कितना वर्क डन करेगा वो, एम जी एच, पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल वर्क करेगा वो। ठीक है, उसका वर्क डन क्या होगा, द वर्क डन बाय बॉय इज इक्वल टू द वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी टू लिफ्ट द स्टोन टू अ हाइट एच, जो कि क्या होगा, एम जी एच। मास कितना है उसका, 0.1। ठीक है, जी कितना होगा, 10, हाइट कितनी है, 10, यानी कि 10 जूल का वो वर्क करेगा। ठीक है, सो वी कैन से फर्स्ट ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर। क्लियर। इसी के साथ हमारा क्लास 10th का 2025 का डिस्कशन खत्म होता है। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।